बीन्स फाइट के प्लेटफॉर्म से एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है रुमा शकील। आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन को, जनाब हनीफ गौहर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, बीन्स फाइट के प्लेटफॉर्म से हम जब अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनके बारे में, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानें कि उन्होंने किस तरीके से स्टार्टअप लिया और कौन कौन सी मुश्किलात उन्हें पेश आई, वो कौन कौन सी, क्योंकि डेफिनेटली एक बड़ी लाइफ जर्नी है। तो समराइज वे में अगर आप हमारे साथ शेयर करें कि आपने किस तरीके से स्टार्टअप लिया था और आप किस तरह यहाँ तक पहुँचे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टअप की अगर आप बात करती हैं तो जिस तरह से कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब बच्चे पढ़ते हैं और वो जो मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं, यकीनन वो अफोर्डिंग बच्चे नहीं होते और उनको जद्दोजहद की काविश होती है, ख्वाहिश होती है कि हम भी जद्दोजहद करके कोई आला मकाम तक पहुंच सकें। तो मैं भी एक मिडिल क्लास का बच्चा था और मैट्रिक के बाद ही जो है मैंने कोशिश ये की कि मैं कोई काम अपना शुरू करूं। हालांकि मैं अपने एक पुलिस अफसर का बेटा था और पुलिस अफसर के जो बच्चे होते हैं, नॉर्मली आप इस माशरे में रहती हैं कि कोई बहुत ज़्यादा जद्दोजहद या काविशें इतनी गालिबन नहीं होती हैं उनकी तरफ से, लेकिन हम माशाल्लाह हम 7 भाई थे और मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपने तौर पर कोई काम करूं। तो इस तरह से हमने कराची जो शहर है, जो ओल्ड सिटी है, वहीं पर हमारी पैदाइश हुई और वहाँ रिसाला पुलिस स्टेशन अगर आप देखें तो वहाँ पर जूना मार्केट के पास एक है और वहीं सरकारी क्वार्टर्स के अंदर हमारी पैदाइश हुई। वहीं पर हमारी बेसिक एजुकेशन हुई, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, और उर्दू कॉलेज वहीं पर है। वहीं पर हमारी कॉलेज लाइफ गुजरी बचपन की। वहाँ से हमने कोशिश ये की कि हम किसी तरह से भी अपने तौर पे छोटा सा काम करें और मैंने को 5,000 रुपये से लेकर फ्रॉकें जो बच्चों की होती हैं वो लेकर हम फुटपाथ पे जाकर सेल किया करते थे, जामा क्लाथ की फुटपाथ पर। और ईद कार्ड के स्टॉल लगाते थे हम पाकिस्तान चौक में, जो ईद पर आपको पता होगा कि बड़ा ट्रेंड था उन दिनों में। जी हाँ, उन दिनों में तो ईद कार्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ करता था, लेकिन आजकल तो ये सोशल मीडिया ने और बहुत सारे ट्रेंड्स को ख़त्म कर दिया, पुराने ट्रेंड्स को। तो हमने वो सारे काम किए और कोई उसमें कुछ महसूस नहीं की कि कभी खुदा ना खास्ता ये सोचें कि यार कि ये तो फुटपाथ पे कार्ड लगाना बड़ी अजीब सी बात है। लड़कियों की, आप जैसे बच्चियों की चूड़ियाँ ला के हम हैदराबाद से ला के स्टॉल लगा के हम बेचा करते थे, पहनाया करते थे। जो पैसे गेन करते थे, थोड़े बहुत पैसे, उससे खुशी महसूस होती थी कि ये हमने अपनी कमाई है, हमने अपने पैसे कमाए। इसी तरह से ग्रेजुअली ये सारे काम करते करते और हम देखा करते थे लोग बाहर से आते हैं और उनके एयरपोर्ट पर रंग बिरंगी रस्सियाँ उनके बैग्स पर होती हैं और उनके जब वो निकाल कर सामान दिखाते थे तो परफ्यूम्स और मुख्तलिफ चीज़ें बाहर की, उस वक्त में जो तो बाहर की चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती थी पाकिस्तान में लोगों के पास कि वो उसे अफोर्ड कर सकें या अवेल कर सकें। तो ऐसे ख्वाहिश जाहिर हुई कि हम भी जाते हैं बाहर और जाके नौकरी करते हैं, देखते हैं कि बाहर की लाइफ क्या है। तो इस तरह से ही हम एक ऐड आया अखबार में और बल्कि यही नर्सरी पर, ये हबीब बैंक जो है नर्सरी के ऊपर था, एलाइड सर्विसेज। तो उनमें साजिद साहब होते थे, उनके जो रिक्रूटमेंट के जो हेड थे। तो हम भी अखबार में ऐड देखकर और इश्तार के बाद इंटरव्यू के लिए आ गए यहाँ पर, और अल्लाह का शुक्र है कि वो इंटरव्यू में हम सऊदी अरब के लिए सिलेक्ट हो गए। तो हमने सऊदी अरब में जाकर फिर वहाँ पे हमने काम किया एज अ लैब टेक्नीशियन। वहाँ पर ग्रेन साइलोज फ्लोर मिल ऑर्गेनाइजेशन थी। वहाँ पर काम जब हम करते थे, सैंपल लेते थे हम लोग। गंदम की कंपनी थी बेसिकली, वो वीट बनाती थी, आटा बनाती थी। वो हम जब सैंपल्स लेते थे तो जो मुदीर थे हमारे अरबी, तो जितनी हमसे गंदम इधर उधर गिरती थी तो आप यकीन करें कि हम वो सफाइयाँ भी खुद कर रहे होते थे और जो भी वो काम कहते थे, यकीनन जब आप किसी की नौकरी करते हैं तो आपको वो सारे काम करने पड़ते हैं जो आपके मुदीर कहें। तो वो 2 साल हमने काम किया और 2 साल काम करने के बाद जो है हम जब परमानेंट यहाँ पर आ गए पाकिस्तान, तो एक TR फॉर्म होता है, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस। तो वो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस यहाँ जो बलोच कॉलोनी पर ड्यूटी फ्री शॉप की बिल्डिंग है, यहाँ पर हम आए और यहाँ हमने जब सेल किया तो वहाँ से पता लगा कि यहाँ पर होता क्या है। तो ए फॉर्म का काम होता था, करेंसी का काम होता था। तो वो करेंसी का काम और ए फॉर्म का काम
हमने सीखा कि यहाँ पर किस तरह से होता है। और जो मलिक बोस्तान साहब हैं पाकिस्तान करेंसी एक्सचेंज वाले, तो उनके साथ हमने फुटबाथ पे स्टार्ट किया। उस वक्त ऑफिशियल जो है तो मनी एक्सचेंज के लाइसेंस नहीं मिला करते थे, तो ये 88 की बात है। तो 88 में जो है हम सुबह उठकर 4 बजे एयरपोर्ट पे जाया करते थे। मलिक बोस्तान साहब भी काम करते थे वहीं पर, हम भी सुबह जाया करते थे ठठरती सर्दी के अंदर मोटरसाइकिल के ऊपर, और वहाँ से हम ये फॉर्म लेते थे, डॉलर लेते थे, और फिर 9 बजे ड्यूटी फ्री शॉप का हम इंतज़ार करते थे कि ये ड्यूटी फ्री शॉप कब खुलेगी, तो जाके हम इस ए फॉर्म की यूटिलाइजेशन कर सकें, यहाँ से सामान निकालें। वो सामान हम निकालने के बाद हम सदर में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जाया करते थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में जाकर हम होल सेल में वहाँ सेल करते थे। फिर जो पूरे दिन जो डॉलर्स हमने उधार में दिए हुए होते थे उसकी हम रिकवरी किया करते थे। तो फिर तकरीबन रात 11-12 बजे अपने घर पहुंचते थे। 11-12 बजे घर पहुंचने के बाद आप देखें कि फिर हमारी साइकिल वही स्टार्ट होती थी, क्योंकि सऊदी एयरलाइन जो है वो सुबह 4 बजे अराइव होती थी। तो हम सुबह 4 बजे उठकर फिर हम सुबह एयरपोर्ट पर चले जाया करते थे अपनी काम के सिलसिले में। सही। तो ये सारी ज़िंदगी के अंदर हम जद्दोजहद करते करते ये पता लगा कि कारोबार क्या होता है, बिज़नेस क्या होता है। क्योंकि मेरे जो ख़ानदान में कोई बिजनेसमैन नहीं था, मेरे वालिद पुलिस अफसर थे, लेकिन जब मैंने ये ग्रेजुअली स्टार्ट किया तो मुझे बेसिक्स चीज़ों का पता लगा। और पता लगने के बाद ये है कि फिर 92 हो गया, 4 साल के अंदर जो नवाज शरीफ हुकूमत जब आई तो उन्होंने ऑफिशियल लाइसेंस जो है मनी एक्सचेंज के इजाज़त दे दी कि आप इसको ऑफिशियल कर दें। सही। तो इस तरह से उस वक्त तक हमने बमुश्किल थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लिए थे। 2.5 लाख रुपए डालकर हम 4 लोगों ने, मैंने, मलिक बोस्तान ने, अमजद और असलम, हम 4 लोगों ने 2.5 लाख डालकर और 10 लाख रुपए से एक कंपनी क्रिएट की बोस्तान मनी चेंजर के नाम से। और वो यही बलोच कॉलोनी पे ड्यूटी फ्री शॉप के सामने हमारा एक ऑफिस हुआ करता था। और उसके बाद हमने जब मनी एक्सचेंज का काम शुरू किया तो आस्ते 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 हम तरक्की करते रहे। और कुछ अरसे के बाद ये है कि हमारी वो जो पार्टनरशिप्स थी वो जगह भी हमें खाली करनी पड़ी, क्योंकि रेंटेड जगह थी। तो मलिक साहब, बोस्तान साहब नर्सरी पर आ गए और हम वहीं रहे, और हम आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर हैं। पिछले कोई 32-33 साल से उसी जगह पर हमारा ऑफिस है। और ग्रेजुअली हमने सारा काम किया और एक उरूज देखा। एक उरूज देखने के बाद कोई 8-10 साल के बाद हमने फिर उसके बाद जवाल की तरफ आए। अब सवाल ये है कि उरूज देखने के बाद जवाल बड़ा मुश्किल काम होता है। आप ऊपर जाना तो आपको बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप नीचे आते हैं किसी वजह से तो वो आपके लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और उसके रीजंस ढूंढे कि ये जवाल क्यों आया। जवाल की वजह ये बनी कि जब हम मनी एक्सचेंज का काम करते थे तो उस वक्त मनी एक्सचेंज आपको पता है कि लाइक अ बैंक काम कर रहा होता है। आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी बन जाती है कि लोग आपको अपना सरमाया लाके इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। अब वो इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से होती थी कि मिसाल के तौर पर आपने हमें लाकर 10 लाख रुपए दिए और 3% पर हमने आपसे वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और दूसरे शख्स जो हैं उनको हमने वो 4% पर 10 लाख रुपए वहां इन्वेस्ट कर दिए। सही। अब हम ये खुश हो रहे थे कि हम, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने तो हमें दिए, मेरी कंपनी को दिए, तो जहाँ मैंने इन्वेस्ट किए उन्हें आप नहीं जानते, आपको पैसे हम देते थे। हम ये समझते थे कि जो 1% है बेसिकली हमारा प्रॉफिट है। हम काफ़ी अरसे तक ये काम करते रहे, और ये काम करते हुए वो जिस शख्स को हम 4% पे दिया करते थे, एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने हाथ उठा दिए कि अब मैं कहीं फंस गया हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो आया जवाल का वक्त, और वो आया मार्केट में क्रेडिबिलिटी को और अपने आप को मनवाने का वक्त। अब जब वो वक्त आया हम पर, तो फिर हमें एक दोस्त ने समझाया कि देखें, आपने यहाँ तक आज आप पहुँचे, और अगर आपने मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर ली तो फिर आप दोबारा कभी मार्केट में काम नहीं कर सकेंगे। जो लोगों का ट्रस्ट आप पर बना हुआ है वो ट्रस्ट आप खो बैठेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी बात को समझा और कोशिश ये की कि मार्केट का ट्रस्ट जो है तो वो लूज ना करें। मिसाल के तौर पर जो आपने मुझे पैसे दिए थे, आपके सामने मैं शर्मिंदा ना हूं, ताकि आप मार्केट में 4 लोगों को जाके ना कहें कि हनीफ गौर को जो हमने पैसे दिए थे वो खा गए। तो लिहाजा आप लोगों की जो पेमेंट्स हैं, मैंने फिर उस वक्त अपना घर बेचा, डिफेंस पे मैं रहता था, मैंने अपनी गाड़ियाँ बेची
और जहाँ जहाँ से भी मेरे पास जहाँ से कुछ मेरी ज़राए थे वो सब चीज़ें ज़राए का इस्तेमाल करते हुए मैंने जो आप लोगों के जो पैसे हैं सारे के सारे वापस किए अपने तौर पर, और जहाँ हमारे पैसे फंस चुके थे उनसे कोशिश की कि किसी तरह से वो रिकवर हो जाएं। बिल्कुल। और वो रिकवरी कोशिश करते 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 आखिर एक वक्त ऐसा आया कि उस शख्स ने कहा कि पैसे तो मेरे पास भी अब नहीं है, तो आप ऐसा करें कि अब ये आप रिकवरी में मेरे पास एक प्लॉट है वो आप ले लें। तो अब वो प्लॉट लिया और वो प्लॉट को जब कोशिश की गई कि ये मार्केट में बिक जाए ताकि जो मजीद देनदारियां लोगों की हैं मैं वो कंप्लीट कर सकूं, लेकिन वो प्लॉट भी उन दिनों में नहीं बिक रहा था। ये वक्त हो गया था 98 और 99 का वक्त हो गया था। तो जब तीसरे बिल्डर ने ही मुझे जब इन बातों का इनकार किया कि मैं ये नहीं ले सकता, तो फिर मैंने कोशिश ये की कि मैं खुद बिल्डर बन जाता हूँ ताकि मैं इस प्रोजेक्ट को खुद करूँ। मैं इस तरह हादसाती तौर पर मैं बिल्डर बना और अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके बाद क्योंकि क्रेडिबिलिटी की बात जो दोस्त ने समझाई थी उसको मैंने पल्ले बांधा, और फिर उन सारी बातों को सामने रखते हुए मैंने वजह तलाश की कि आखिर अल्लाह ताला की पकड़ में आए क्यों, ये ऊपर जाने के बाद नीचे कैसे आए। सही। तो नीचे आने का जो रीज़न ढूंढा, रीज़न ये था कि वो जो 1% जो मैं बीच में सोचा करता था कि मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि वो फिक्स होता था, तो वो बेसिक थी अल्लाह के साथ जंग, और वो था सूद। जब वो फिक्स हो गया तो वो सूद हो गया, क्योंकि नफा नुकसान खत्म हो गया। तो फिर आपको ये आपके इल्म के अंदर है कि हम मुसलमानों को ऊपर जब ज़्यादा ज़वाल आता है, परेशानी आती है, तो फिर हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही यकीनन याद आती है कि हम अल्लाह के पास जाएं और अल्लाह से माफ़ी मांगें। बिल्कुल। और इसी तरह से मैं कमज़ोर इंसान हूँ, मैंने भी ये किया, मैंने अपनी बीवी को लिया साथ और हम सीधा खाना काबा गए और वहाँ रो रो कर हमने अल्लाह ताला से माफ़िया मांगी और अल्लाह ताला से हमने ये दुआ की कि अल्लाह असबाब बनाओ ताकि हम दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें और ये क्रेडिबिलिटी जो है हम लूज ना कर सकें। कोई शक नहीं इसमें ईमान है हमारा कि अल्लाह ताला जो है तो गफूर रहीम है और माफ़ करने वाला है। आप यकीन करें कि जब मैं वहाँ से खाना काबा से वापस आया तो यहाँ पर आने के बाद जो है असबाब बनना शुरू हुए कि जो प्लॉट हमने जो लिया हुआ था उसमें मुझे पार्टनर की रिक्वायरमेंट थी कि वो पैसे कुछ इन्वेस्ट हो जाएं ताकि मैं लोगों के जो बाकी के पैसे में इन्हें जब ये सूद का काम छोड़ दिया तो मैं अदायगियाँ कर दूं लोगों की। तो अल्लाह पाक ने जो है कराची दरबार होटल है दुबई के अंदर को 25-30 रेस्टोरेंट्स हैं, उनके जो ओनर थे लकीली मुझे वो ज़िंदगी में मेरे आए किसी रेफरेंस से और उन्होंने आकर मेरे साथ इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद जो है 2-3 साल शुरू की, बहुत तकलीफ थी क्योंकि मेरा नया पहला प्रोजेक्ट था मेरा, तो बहुत सारी तकलीफ़ें देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट जो है मेरा बहुत कामयाब हुआ। और 2001 के अंदर 9/11 आ गया। 9/11 आया तो उसके बाद पूरी दुनिया का नक्शा जो है तो बदल गया था। तो जो शुरू के 2-3 साल थे वो तकलीफ़ वाले थे। 9/11 के बाद पूरी दुनिया से पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के अंदर पैसा आना शुरू हो गया। तो हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पैसे आए क्योंकि लोग अपने आप को कोई ना कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान में लेना चाहते थे कि हमारा अपना घर हो जाए। तो 9/11 के बाद वो प्रोजेक्ट हमारा हिट हुआ और उसके बाद मेरे ख्याल से कि अल्लाह ने शायद वो हमारी कबूल कर ली थी वो दुआ और वो हमारी जो अल्लाह ताला से हमने माफ़ी मांगी थी। उसके बाद आप यकीन करें कि हमें इल्म नहीं हुआ कि अल्लाह ताला कैसे कैसे मेहरबानियाँ करता रहा और हम जो है तो एक प्रोजेक्ट और दूसरा प्रोजेक्ट और तीसरा प्रोजेक्ट हम कंटिन्यू करते रहे और आज करते कराते आज कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को 25 प्रोजेक्ट शहर के अंदर हैं कि जो 25 प्रोजेक्ट हम बना कर डिलीवर कर चुके और अल्लाह की मेहरबानी से कि वो पहले दिन को जो हमने देखा कि क्रेडिबिलिटी को लूज़ नहीं करना, तो हमने इस कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर भी आकर अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज़ नहीं किया और नॉट ओनली क्रेडिबिलिटी को लूज़ किया बल्कि जो मेरे मरहूम फादर हैं गौहर रहमान उनका नाम है, उनके नाम को मैंने ब्रांड बनाया। मेरे जो तमाम जो गौहर, जैसे अभी आपने फरमाया कि मैं चेयरमैन हूँ गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज का, मेरे अगर आप प्रोजेक्ट जितने भी देखेंगे आपके गौहर टावर है, गौहर रेजिडेंशिया है, गौहर कॉम्प्लेक्स है, गौहर क्लासिक है, इस तरह से लातादाद मेरे माशाल्लाह प्रोजेक्ट्स हैं। जो मैं जहाँ बैठता हूँ, जो मेरा हेड ऑफिस है वो भी गौहर चैम्बर है। तो तमाम के तमाम गौहर एक्सचेंज कंपनी है, जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं मैंने अपने वालिद के नाम से लेकर मैं चला और आज जो है तो मैंने अपने वालिद के नाम को भी ब्रांड बनाया।
एक मैसेज है यंगस्टर बच्चों के लिए कि आप देखें, मैं आपके सामने हूँ, मैं आज आपके सामने रोल मॉडल हूँ कि मैंने फुटपाथ से काम स्टार्ट किया, मैंने कोई शर्म महसूस नहीं की। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिलियनर हूँ, आज मैं बिलियंस जो है तो नॉट ओनली खाली कमाता हूँ और मैं इतनी ही मैं चैरिटी करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पोजीशन पर आ गया हूँ कि मैंने कराची में, अगर आप मलीर में जाएं तो मैंने यहाँ अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट हॉस्पिटल गरीब आवाम के लिए शुरू किया हुआ है। मैं वो चैरिटी कर रहा हूँ अपनी जेब से। अगर आप KPK में मैंने स्टार्ट किए हुए विलेजेस के अंदर जहाँ से मेरा बेसिक ताल्लुक है, वहाँ पर मैंने हाजी हनीफ तैयब साहब के लिए ज़ोर शोर पर मेरा काम शुरू है। मैं कल भी विज़िट कर आया हूँ। अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट हॉस्पिटल वहाँ पे बना रहे हैं जो फ्री हॉस्पिटल होगा। हमने डॉक्टर बारी के साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वहाँ पे चैरिटी कर रहे हैं और 200 बेड का हॉस्पिटल में इंडस हॉस्पिटल बना रहा हूँ। इसी तरह से जो बच्चे डिग्रियाँ ज़रूर हासिल कर रहे हैं लेकिन उन डिग्रियों के बावजूद उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये देखा कि अगर हम आज के यंग बच्चों को स्किल्ड वर्क सिखा दें, हुनर सिखा दें, तो कम से कम ये है कि हुनर फाउंडेशन है, आपके इल्म में कराची में बहुत बड़ी फाउंडेशन है हुनर फाउंडेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा कैंपस बना रहे हैं हुनर फाउंडेशन का हम, ताकि लोगों को ये सिखाएं। और उसकी एफिलिएशन जो है वो UK के साथ है। जब UK की एफिलिएशन होगी तो पाकिस्तान में भी उन तमाम यंगस्टर को जो जॉब मिलेंगी और पाकिस्तान के अलावा भी उन लोगों को स्किल जॉब मिल सकती हैं। तो आज उस पोजीशन पे हम आए हैं कि एक वक्त पे अल्लाह ताला ने इतना नवाज दिया। अब मैं कहता हूँ कि जितनी पैसे अल्लाह पाक ने दिए तो वो सारे के सारे जो हैं मैं अल्लाह की मखलूक के ऊपर इस्तेमाल करूँ। और ये जो इस किस्म के जितने भी चैरिटेबल काम हैं, जिन इदारों के साथ मैं मुंसलिक हूँ, उन इदारों के साथ मैं मुंसलिक रहते हुए जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं ऐसे कुछ काम कर जाऊँ कि ताकि एक आम लोगों को उसका फ़ायदा होता रहे, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग है। तो मेरी कोशिश ये है कि हम इस किस्म के काम करें। मैं बच्चों को आज यही मैसेज देना चाहूँगा आपके इस प्लेटफॉर्म से कि कोई भी काम करें, काम होता है, छोटा और बड़ा नहीं होता। कोई भी काम हो वो छोटा पहले होता है और आस्ते आस्ते जैसे बच्चा पैदा होता है, बच्चे के बाद वो इंसान जो है तो बड़ा होता है, जवान होता है। एक वक्त आएगा उस छोटे काम को आप इतना बड़ा कर देंगे। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ कि मैंने फुटपाथ से काम स्टार्ट किया था और आज मेरे को आप सर्च करें YouTube पे जाके, गूगल पे जाके, तो आपको मेरे बारे में इल्म होगा कि आज अल्लाह ताला ने मुझे किस स्टेज पे मैं हूँ और मैं कितने बड़े काम कर रहा हूँ शहर के अंदर। और ना सिर्फ मैं कारोबार कर रहा हूँ शहर में, मैं पाकिस्तान लेवल के ऊपर कितनी बड़ी चैरिटीज़ कर रहा हूँ। इन तमाम बातों के साथ मैं उन तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मुझे इस YouTube चैनल के ऊपर देखा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आई होप कि सर की लाइफ स्टोरी के बारे में सुन के और उनकी जर्नी के बारे में सुन के आप लोगों को ज़रूर इंस्पिरेशन मिली होगी और ज़रूर आप लोग मोटिवेट हुए होंगे कि आपने भी कुछ ना कुछ छोटे लेवल से स्टार्ट करना है, छोटा सा स्टार्टअप लेना है। तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ही इंसान एक अच्छे मकाम तक पहुँचता है। इसी मैसेज के साथ बी इंस्पायर्ड का आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पसीर हुआ। अगले प्रोग्राम में फिर से हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।